जब भी हस्बैंड वाइफ का डिस्प्यूट होता है तो वाइफ एक ही एलिगेशन लगाती है कि साहब हस्बैंड और उसके परिवार वालों ने मुझसे दहेज मांगा, मुझसे साथ क्रूरल्टी करी और 498 के एफआईआर को दर्ज करवाया जाता है। हमारे ऐसा एक्सपीरियंस कहता है और इनफैक्ट आंकड़े भी इस बात को कहते हैं कि 10 में से 6 से 7 केसेस फर्जी पाए जाते हैं। अल्टीमेटली एफआईआर क्वैश होती है या इन केसेस में एक्विटल हो जाता है या राजीनामा हो जाता है। कुछ ही चंद केसेस जहाँ पे एलिगेशन सच होते हैं। ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया भी इस बात को कई बार कह चुकी है और इसलिए कई सारी गाइडलाइंस भी इशू करी है, चाहे वो अनिश कुमार का जजमेंट हो या प्रीति गुप्ता का जजमेंट हो। कई बार सुप्रीम कोर्ट कहती है कि पुलिस जानबूझकर परेशान करती है हस्बैंड और उसके घर वालों को। और आजकल एक नया ट्रेंड हो गया है कि अगर हस्बैंड से नहीं बने, उसके सास ससुर से नहीं बने तो बस जाओ और थाने में जाके एफआईआर दर्ज करवा दो। लेकिन अब ऐसा नहीं होगा, क्योंकि हाल ही में 2024 में ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया ने अचिन गुप्ता वर्सेस स्टेट ऑफ हरियाणा में इस सारी बातों को क्लियर कर दिया है और डिटेल में गाइडलाइंस दी है और ये भी बताया है कि अब आने वाले समय में जो लॉ आ रहा है उसमें क्या चेंज की जरूरत है। वेलकम बैक टू चैनल। मैं हूं आपका अपना वकील दोस्त एडवोकेट नमन मनोत और आप मेरे साथ देख रहे हैं लीगल शॉर्ट्स, क्योंकि अब बदलाव जरूरी है। तो दोस्तों आज हम बात कर रहे हैं 498A की एफआईआर क्वैशिंग को लेके। हम बात कर रहे हैं 498A की जो फर्जी एफआईआर दर्ज होती है इसके बारे में। आज हम बात कर रहे हैं सुप्रीम कोर्ट के लैंडमार्क जजमेंट अचिन गुप्ता और स्टेट ऑफ हरियाणा की, जिसकी मैं नीचे लिंक दे रहा हूं, आप चाहें तो पूरा घर बैठे पढ़ सकते हैं। आज के इस वीडियो में आपको बताऊंगा कि कैसे 498A से मिसयूज़ किया जाता है, आपको सुप्रीम कोर्ट जजमेंट का जो एनालिसिस है वो बताऊंगा और एंड में बताऊंगा आपको कि क्या नया लॉ इसके ऊपर आने वाला है, क्योंकि आपको पता है कि 1 जुलाई 2024 से भारत में नया क्रिमिनल कानून आ रहा है। उसमें क्या सेक्शन है और सुप्रीम कोर्ट ने उस पर क्या गाइडलाइंस दी है वो भी मैं आपको बताऊंगा, इसलिए वीडियो को एंड तक देखिएगा। और वीडियो शुरू करने से पहले एक जरूरी अनाउंसमेंट, अगर आपके जीवन में कोई कानूनी समस्या है, नीचे लिंक दे रहा हूं, आप घर बैठे एक कॉल पे सॉल्व कर सकते हैं और कंटेंट पसंद आ रहा है तो प्लीज़ सब्सक्राइब दिस चैनल। अब हम बात करते हैं अचिन गुप्ता जजमेंट की। सबसे पहले इसके फैक्ट्स को जान लेते हैं। 2008 में हस्बैंड वाइफ की शादी हो जाती है, डिस्प्यूट्स बढ़ता है, धीरे धीरे डिस्प्यूट बढ़ता है, तो 2021 में फाइनली जो वाइफ होती है वो एक 498A की एफआईआर दर्ज कराती है अपने नज़दीकी थाने में अपने हस्बैंड अचिन गुप्ता और उसके पूरे परिवार वालों के खिलाफ, यानी मदर इन लॉ, फादर इन लॉ, सिस्टर इन लॉ के खिलाफ। वो ये एलिगेशन लगाती है कि साहब ये जो हस्बैंड और उनका परिवार है, इन सब ने मिलकर मुझसे काफ़ी पैसा मांगा, मेरे साथ क्रूरल्टी करी, मेरे से दहेज मांगा गया, मुझे दहेज के नाम पर परेशान किया गया, मेरा मेंटल और फिजिकल हरेसमेंट किया गया। इनफैक्ट मेरी जो सैलरी आती थी वो भी ये लोग रख लेते थे और मुझे नहीं देते थे, और यानी हर तरीके से मुझे परेशान किया गया। जब ये एफआईआर दर्ज हो जाती है तो पुलिस इन्वेस्टिगेशन शुरू करती है। पुलिस इन्वेस्टिगेशन जब करती है और अल्टीमेटली जब अपने कंक्लूजन पे पहुंचती है तो ये पाती है कि साहब हस्बैंड ने तो क्रूरल्टी करी है, हस्बैंड ने तो डाउरी के लिए उसको परेशान किया है, लेकिन उसके जो मदर इन लॉ, फादर इन लॉ और सिस्टर इन लॉ या जो बाकी फैमिली मेम्बर्स हैं उनका कोई रोल नहीं है। और अल्टीमेटली पुलिस हस्बैंड के खिलाफ चार्जशीट फाइल कर देती है और बाकी जो लोग होते हैं उनके खिलाफ क्लोजर लगा देती है। अब दोस्तों वैसे तो ये जो पुलिस ने किया, हमारा एक्सपीरियंस भी ये कहता है कि 99% केस में पुलिस यही करती है। आप कोई भी एफआईआर उठा के देख लें, परिवार वालों को तो हटा देती है, लेकिन जो हस्बैंड है उसके खिलाफ चार्जशीट फाइल कर देती है। इस बात से एग्रीव्ड होके अल्टीमेटली जो हस्बैंड यानी अचिन गुप्ता हैं वो पहुँचते हैं अपने हरियाणा हाई कोर्ट के पास। हाई कोर्ट में वो 482 की पिटिशन लगाते हैं एफआईआर क्वैशिंग की। दोस्तों यहाँ पे ये भी लॉ बता दूँ कि जब भी आपके खिलाफ कोई झूठी एफआईआर होती है और आपको लगता है कि पुलिस ने जो चार्जशीट फाइल करी उसमें भी कोई तथ्य आपके लिए नहीं लिए गए और गलत फाइल की गई है, तो आप अपने स्टेट हाई कोर्ट में 482 CRPC की पिटिशन लगा के उस एफआईआर और प्रोसीडिंग्स को क्वैश करवा सकते हैं। ऐसा ही होता है अचिन गुप्ता के साथ। वो पहुंचते हैं हाई कोर्ट और अब इस बात को लेके जाते हैं कि मेरे खिलाफ ये झूठी एफआईआर है और जो चार्जशीट पेश की गई वो भी मनगढ़ंत तथ्यों पर दर्ज की गई है, इसको क्वैश कराया जाना चाहिए। लेकिन ऑनरेबल हाई कोर्ट उस एफआईआर को क्वैश नहीं करती है। वो कहती है पर ऐसे हमको लगता है कि ऑफेंस हुआ है तो ट्रायल आपको भुगतनी पड़ेगी। इस बात से एग्रीव्ड होकर अचिन गुप्ता पहुंचते हैं सुप्रीम कोर्ट। सुप्रीम कोर्ट में जब पहुंचते हैं तो वो अपने ग्राउंड रेस करते हैं। सबसे पहला वो ये कहते हैं कि शादी 2008 की है और 2021 में एफआईआर दर्ज कराई गई है। अगर उस लड़की का यह कहना है, यानी मेरी वाइफ का यह कहना है कि उसको मैं दहेज को लेके परेशान कर रहा हूँ, तो वो इतने साल उसने वेट क्यों किया? और वो भी जब 2019 और 20 में मैंने उसके खिलाफ, यानी मैंने मेरे परिवार के साथ मिलकर जो उसके खिलाफ डिवोर्स पिटिशन डाली या जो डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट का मुकदमा डाला, अब जब उसको उसमें नोटिस मिल गए तो उसने काउंटर ब्लास्ट के लिए ये एफआईआर दर्ज कराई है, इसलिए एफआईआर चलने योग्य नहीं है। दूसरा, उनका ये आर्ग्यूमेंट था कि आप उस पूरी एफआईआर को पढ़ लें, एफआईआर में एक जनरल एलिगेशन लगाएं कि साहब उसने मेरे को दहेज के लिए तंग किया। अगर ऐसा कुछ हुआ होता तो वो स्पेसिफिक डेट या स्पेसिफिक इंसिडेंट के साथ
उस थाने में पहुंचती है एफआईआर को लेके, लेकिन ऐसा कुछ नहीं था। वहीं वाइफ की तरफ से बात करें, आर्गुमेंट हुए तो उनका यही कहना था कि ऐसा कुछ नहीं है, हमारे को तो बहुत परेशान किया गया है, हमने सारी बात लिख दी है, ट्रायल तो उनको भुगतनी पड़ेगी और जो हाईकोर्ट ने ऑर्डर किया वो बिल्कुल सही किया है। दोनों पक्षों को सुनने के बाद अब सुप्रीम कोर्ट अपना एनालिसिस देना शुरू करती है। सुप्रीम कोर्ट कहती है कि देखिए 3 मेन ग्राउंड है। सबसे पहला, हम उस हस्बैंड की बात से सहमत हैं कि इतने साल आपने वेट क्यों किया, एफआईआर में डिले करने का क्या कारण था जिसका कोई आपने रीज़न नहीं दिया। 2019-20 में जब आपके खिलाफ डिवोर्स पिटिशन या डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट की प्रोसीडिंग शुरू हो जाती है, आपको नोटिस रिसीव हो जाता है, उसके बाद भी आप 11 महीने वेट करते हैं और फिर जाके एफआईआर दर्ज कराते हैं, जो इस बात को शो करता है कि सिर्फ काउंटर ब्लास्ट के लिए इस एफआईआर को दर्ज कराया गया है। तो पहली बात हमें जो सीखने को मिलती है वो ये है कि अगर आपके खिलाफ कोई डिले हो एफआईआर में तो एक मेजर ग्राउंड बन सकता है एफआईआर क्वैश करवाने का। और अगर आपने अपनी वाइफ के खिलाफ पहले से डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट की या डिवोर्स की प्रोसीडिंग की है तो वो भी आपके लिए बहुत हेल्पफुल है, क्योंकि उसके नोटिस या सम्मन रिसीव होने के बाद अगर वाइफ करे तो ये ग्राउंड आपका बन सकता है। सुप्रीम कोर्ट दूसरा ग्राउंड देती है कि जब भी आप किसी के खिलाफ कोई एलिगेशन लगाते हो या कोई एफआईआर दर्ज कराते हो या आपके साथ कुछ गलत हुआ होता है तो ऑब्वियस सी बात है कोई ना कोई इंसिडेंट हुआ होगा, कोई ना कोई डेट पे हुआ होगा, तो आप एक स्पेसिफिक एलिगेशन लगाओगे कि सर उसने इस तारीख को इतनी बजे मेरे साथ ये इंसिडेंट किया या मेरे से इस तरह से पैसे मांगे। आप ये जनरल एलिगेशन नहीं लगा सकते कि साहब ये पूरा परिवार मिलके मेरे साथ डॉवरी के लिए परेशान करता है, हमको परेशान करता है, पैसा दो नहीं तो हम आपके खिलाफ आपके ये कर देंगे वो कर देंगे। ऐसे एलिगेशन तो नहीं चल सकते। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि हमने एक के बाद एक कई जजमेंट दिए हैं जहां हम इस बात को बोलते आए हैं कि देयर हैज़ टू बी स्पेसिफिक एलिगेशन नॉट द जनरल एलिगेशन। इसलिए ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया मानती है कि हाँ ये गलत है इस एफआईआर में, क्योंकि कोई भी स्पेसिफिक एलिगेशन नहीं है। यहाँ से भी हमको एक सीख मिलती है कि अगर आपके खिलाफ कोई ऐसी एफआईआर दर्ज है जहाँ पे कोई स्पेसिफिक डेट इंसिडेंट नहीं है तो भी आप ग्राउंड बना सकते हैं। तीसरा, सुप्रीम कोर्ट अपनी फाइंडिंग देती है, वो ये कहती है कि पुलिस ने भी गजब का रोल अपनाया। जब एक जनरल एलिगेशन है पूरे परिवार वालों के खिलाफ तो या तो सबका रोल होता या किसी का रोल नहीं होता। ऐसा कैसे कर सकती है पुलिस कि हस्बैंड को तो मान ले बाकी को नहीं माने, या तो सबको मानते या सबको नहीं मानते। इसका मतलब देयर इज अ कॉन्ट्राडिक्शन इन द इन्वेस्टिगेशन ऑफ पुलिस अथॉरिटी। इसलिए ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया कहती है कि हमें लगता है ये एफआईआर गलत तथ्यों पर दर्ज कराई गई है, सिर्फ एक काउंटर ब्लास्ट है, जनरल एलिगेशन है, इसलिए हम इस एफआईआर को क्वैश करते हैं और अब इनके खिलाफ कोई मुकदमा नहीं चलेगा। लेकिन सुप्रीम कोर्ट यही नहीं रुकती। सुप्रीम कोर्ट इससे आगे अपना कंसर्न शुरू करती है, जो हमारे इस वीडियो का बनाने का मेन उद्देश्य था। सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया कहती है कि 498 है कि मोस्टली मुकदमे में वाइफ और उसके घर वाले अपने पर्सनल डिस्प्यूट सेटल करते हैं। छोटी सी बात कुछ होती नहीं है और वो लेडी या वो वाइफ पहुंच जाती है पुलिस थाने में, और जब पुलिस थाने में पहुंच जाती है तो जहां कहीं संभावना बनती है रिकंसिलिएशन होने की तो वो भी नहीं हो पाती, क्योंकि अब हस्बैंड को लगता है कि जब अब तुम थाने ही चली गई हो तो थाने या कोर्ट से सेटल करो। अक्सर हम भी ऐसा देखते हैं। सुप्रीम कोर्ट कहती है कि अब वो ट्रेंड बदलना पड़ेगा, हमें कई सारे जजमेंट दिए हैं, हाई कोर्ट को भी सजग होना पड़ेगा। अब हर छोटी बात के लिए आप 498 की एफआईआर दर्ज नहीं करा सकते, और अगर ऐसा होता है तो हाई कोर्ट को उसमें एफआईआर क्वैश करनी चाहिए। 482 सीआरपीसी में हाईकोर्ट के पास इनहेरेंट पावर है, अगर उन्हें लगता है कि हस्बैंड या उसके परिवार वालों के खिलाफ अगर मैलिशियसली कोई एफआईआर दर्ज कराई गई है तो उसको क्वैश करना चाहिए। तो सुप्रीम कोर्ट इस बात को कहती है कि आपको हर बात का बतंगड़ नहीं बनाना है। पति पत्नी के छोटे छोटे झगड़ों को लेके 498 की एफआईआर दर्ज नहीं करानी, और करवा रहे हो तो आपको यानी हाईकोर्ट को एफआईआर क्वैश करनी पड़ेगी। तो दोस्तों आज के बाद अगर आपके खिलाफ कोई इस तरह की एफआईआर है या अभी कोई एफआईआर चल रही है तो इस जजमेंट को पढ़ लेना, बहुत काम आने वाला है। और अगर वकील भाई मेरा ये वीडियो देख रहे हैं तो प्लीज़ इस जजमेंट को नोट कर लो। मैंने इससे बढ़िया 498 का अभी तक का जजमेंट नहीं देखा है। शानदार जजमेंट जिसमें आज तक के सुप्रीम कोर्ट के सारे जजमेंट्स का उन्होंने हवाला दे दिया है जो लैंडमार्क थे, और बताया है कि 498 में कैसे आपको डील करना है। और सुप्रीम कोर्ट जाते जाते एक बात और कहती है, वो कहती है कि 1 जुलाई 2024 से क्योंकि नया कानून आने वाला है, भारतीय न्याय संहिता आने वाली है, और हम उसमें बात करें 498 की तो उसका सिर्फ और सिर्फ सेक्शन चेंज किया गया है, लेकिन उसको एज इट इज़ उसको रिप्रोड्यूस किया गया है। जो नया कानून है उसमें सेक्शन 85 और 86 इसको लेकर है, लेकिन लेजिस्लेचर ने उसमें एक वर्ड भी चेंज नहीं किया, एज इट इज़ कट कॉपी पेस्ट किया है। तो हमारा ये मानना है कि हम डायरेक्शन देते हैं या हम रिक्वेस्ट करते हैं लेजिस्लेचर को कि इसके बारे में सोचिए, चेंजेस लाइए। जो हमने प्रीति गुप्ता जजमेंट में बहुत सारे चेंजेस बताए थे उसको लेके आप उसमें अमेंडमेंट करिए और नया कानून को लाके इनकॉर्पोरेट करिए, अदरवाइज कोई सेंस नहीं बनेगा। तो ये डायरेक्शन भी उन्होंने लेजिस्लेचर को दी है। अब कानून में क्या बदलाव आता है वो तो समय ही बताएगा, लेकिन एक बात ज़रूर है कि मुझे पता है कि आपको ये वीडियो पसंद आ रहे हैं, तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए इस चैनल को ताकि आपको घर बैठे ऐसे कंटेंट मिलते रहिए। और कोई क्वेश्चन है, कोई डाउट है, नीचे लिंक दे रहा हूँ, तो आप मुझसे घर बैठे बात भी कर सकते हैं। उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आया होगा।
मिलेंगे अगली बार इस तरह के इन्फॉर्मेटिव वीडियो के साथ, तब तक के लिए साइनिंग ऑफ।